बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी कीड़ा में। वो मखमली आवाज जिन्होंने दर्द को, सुकून को और प्यार को इस तरह से अपने सुरों में ढाला कि हम उनकी बात करें और हमारा दिल अंदर से ये न कह उठे कि वाह तलत महमूद साहब, अगर आप न होते तो हमारी ये फिल्मों की दुनिया, ये गीतों की दुनिया कितनी बेरंग होती। प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, उम्मीद का चमन। एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। आज हम तलत महमूद साहब को मना रहे हैं फिल्मी कीड़ा में, और आज हम बात करेंगे एक बेहद खास मेहमान से जो एक जर्नलिस्ट रही हैं, साथ ही जिन्होंने तलत महमूद साहब की बायोग्राफी लिखी है, तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मिलेंगी न अब। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सहर जमाजी का। सहर जी, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी कीड़ा में। थैंक यू सत्या, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आपका खूबसूरत अंदाज और आपका ये खूबसूरत सेट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने इतनी खूबसूरत किताब लिखी है और मैं सच कहूँ तो ये एक ऐसी किताब थी जिसके लिए जितने तलत साहब के फैंस हैं वो बहुत समय से प्रतीक्षारत थे, बहुत समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे जी। और जब ये किताब आई, हमारा देश 100वीं उनकी एक तरह से वर्षगांठ मना रहा था और तब आपने ये किताब लिखी। जी, तलत महमूद साहब आपके बम्बई नाना है ना, आप उनकी ग्रैंड नीस है जी। कैसे इस किताब के बारे में आपने सोचा, कैसे कंसेप्चुलाइज किया और क्यों आपने सोचा कि ये सही समय है कि उनके जीवन को, उनके काम को तो है ही, लेकिन वो जो एक इंसान थे उसे भी इस किताब के जरिए लोगों के सामने लेकर आना है। 2022 में मुझे ये ख्याल आया कि अभी मेरे पास 2 साल बचे हैं उनकी जन्म शताब्दी 2024 में आने तक, और अगर मुझे उन पे किताब लिखना है तो यही एक सही वक्त है, क्योंकि 2 साल में रिसर्च था, लिखना था, और मैंने जो पाथ लिया कि इसको सेल्फ पब्लिश करें, क्योंकि सेल्फ पब्लिश में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है। यू डोंट नीड टू कीप कॉन्ट्रैक्चुअल डेडलाइंस और फॉर द पब्लिशर एंड ऑल। तो उस तरीके की इंडिपेंडेंस की, जिस तरीके से मुझे, जिस स्टाइल से लिखना था, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था, जितने वर्ड्स का लिमिट, अगर आप एक पब्लिशर में जाएं तो वो 60,000 तक रुक जाते हैं। मेरी किताब तकरीबन 90,000 शब्द की है, और कैसे मुझे उसको पब्लिसाइज और प्रमोट करना था, उसको डिज़ाइन करना था। घर में फैमिली एल्बम में इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स थी, उनको मैंने फिर डिजिटाइज़ किया, क्लीन अप किया, किस तरीके से पूरी तैयारी हो किताब की, और फिर फाइनली ऑफ कोर्स कहानी लिखने की जो समय लगता है। तो ये सब हिसाब किताब मैंने रखा कि 1-1.5 साल में हो जाएगा और फिर मेरा प्रमोशनल प्लान फिर शुरू हो जाएगा। तो उस तरीके से 2024 एक डेट थी जो मुझे रिस्पेक्ट करनी थी, बिकॉज दैट वाज हिज सेंटिनरी ईयर, उनकी जन्म शताब्दी। तो ऐसे ये किताब लिखने का किस्सा शुरू हुआ। मगर उनके बारे में जो बातें थी, उनकी जो रिसर्च थी, वो मेरे जहन में काफ़ी सालों से थी, क्योंकि मैंने एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट उनके नाम शुरू किया था, जिसका जश्न तलत जी। बहुत हमने दिल्ली में, बॉम्बे, हैदराबाद, लखनऊ, सब जगह कॉन्सर्ट्स, कलकत्ता में भी किए हैं। तो उसका सिलसिला तो 2017-2018 से शुरू हो चुका था, मगर किताब लिखने का सिलसिला, वो एक्चुअली गेटिंग डाउन टू राइटिंग इट, वो 2022 में शुरू हुआ, ताकि 24 तक सब तैयार हो जाए। जी। देखिए, वो आपके बम्बई नाना थे, बचपन से ही आपको उनसे बड़ा प्रेम रहा है ना, तो शायद वो एक नेचुरल चॉइस रही होगी कि आप तलत साहब की बायोग्राफी लिखें। लेकिन अगर वो आपके बम्बई नाना ना होते, तब भी तलत साहब के पूरे काम में या फिर उनकी पूरी पर्सनालिटी में वो कौन सी एक ऐसी बात थी
जो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करती कि फिर भी आप उनकी बायोग्राफी लिखती? देखिए, अगर जहाँ तक जश्न तलत कॉन्सर्ट शुरू करने का सवाल था, वो एक नेचुरल चॉइस थी, बिकॉज इट वाज अ वेरी इमोशनल डिसीजन. मैं चाहती थी दैट आई गिव बैक टू द लेगेसी एंड आई फील सो प्राउड. इतना मुझे गर्व है इस बात का. किताब मैंने एक नातन के तौर भी लिखी और एक पत्रकार के तौर भी लिखी. आई वुड से मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए इन टर्म्स ऑफ अपने सब्जेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस रखना, और सब कुछ सच बताना, पूरा 360 डिग्री व्यू डालना उस पर. तो मैं कहूँगी किताब ज़्यादा एक पत्रकार के तौर पे मैंने लिखी. और एज अ जर्नलिस्ट मुझे उनकी एक पर्सनालिटी की इतनी बात ज़बरदस्त लगी कि देखिए, आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी खूबसूरत मुस्कुराती शक्ल देखते हैं, आपको लगता है सो स्वीट, चार्मिंग, आवाज़ में इतने जेंटल, इतने खामोश मिजाज, मगर उनके पर्सनालिटी में एक रिबेलियस स्ट्रीक था. जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गायक बनूंगा, जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने फैमिली लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करूंगा, उनके पर्सनल लाइफ में पर्सनालिटी में स्ट्रीक था. और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी कि वो एक एडवेंचरर थे, वेरी एडवेंचरस स्पिरिट, क्योंकि वो एक पहले गायक थे हिंदुस्तान से जिन्होंने वर्ल्ड टूर्स, ग्लोबल कॉन्सर्ट्स, फ्रैंक सिनाट्रा ऑफ इंडिया, जी, मगर वो पहले गायक थे जिन्होंने 1956 में पहला ग्लोबल टूर किया. और उनको देखते उनके दोस्त लता जी और मुकेश जी ने ग्लोबल कॉन्सर्ट शुरू किए. नहीं तो हिंदुस्तान से प्लेबैक सिंगर्स पहले नहीं जाते थे ग्लोबल कॉन्सर्ट्स करने. तो वो एक एडवेंचरस स्पिरिट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी. उनकी आवाज़ सुन के सोच सकते हैं कि वो एक वॉरियर क्रूसीडर काइंड ऑफ पर्सन है, बिकॉज उनका प्लेबैक सिंगर्स के रॉयल्टी राइट्स में बहुत एक अहम रोल रहा है. आजकल लोग उसकी बात नहीं करते हैं, मगर जब उन्होंने एक ऑफिशियल कैपेसिटी में उनकी एक पोजीशन थी ऑफ बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन, तब उन्होंने पहली बार पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक मुहिम खड़ी की थी जिसमें सारे गायक जुड़ गए. सबसे पहले उनके साथ खड़े हुए लता जी और मुकेश जी, उनके दोस्त, फिर बाकी सारे फिल्म के सारे गायक खड़े हो गए एक 3 महीने का प्रोटेस्ट करने कि गाने नहीं गाए जब तक फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इस बात तक नहीं आ जाएं कि प्लेबैक सिंगर्स की रॉयल्टी राइट्स होना ज़रूरी है. वो प्रोटेस्ट तो 3 महीने तक चला, फिर बाद में फिजल आउट हो गया, मगर वो पहला कदम उन्होंने उठाया. जी बिल्कुल. बचपन की यादें हैं कुछ, जब आप बम्बई नाना के पास बम्बई जाया करती थी आप, आपके भाई बहन, कैसे थे वो? मतलब समय दे पाते थे आप लोगों को? कैसा था उनका पूरा मिजाज जब आप बच्चे वहाँ पर उनको घेर कर बैठ जाते थे? कभी गाने वाने भी सुनते थे उनसे? पूरा बचपन और कॉलेज तक, जब वो गुजरे तो मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, तो काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा. मगर जिस तरीके के उनके जो गज़ल का मूड है और ज़्यादातर गानों का मूड है जो ब्लू मूड कहा जाता है, वो उससे बिल्कुल परे थे. अच्छा. ही वॉज सो लाइवली, इतने हंसमुख और जानदार इंसान, हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकियाँ ले रहे हैं हर बात पे. और जैसे मेरी वालदा, मेरी मम्मी शेयर करती हैं कि वो इतने ज़्यादा खुश मिजाज और जानदार इंसान थे कि कोई उनके गानों सुन के सोच ही नहीं सकता था कि वो इस तरीके का इमोशन निकाल के लाते हैं अपने गानों में. उनके साथ बैठ के उनके करियर की बात जैसे मैं एक पत्रकार की तरह बात करूं, वो तो कभी हो नहीं पाई. बट आई सॉ अ वेरी स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव साइड टू हिज पर्सनैलिटी जो किसी को ना पता हो. शुरुआती करियर की अगर उनकी बात करें जी, तो बहुत जल्दी एक तरह से उनके करियर की शुरुआत हो गई. Yes. मेरे ख्याल से 17 साल से भी कम की उम्र रही होगी जब उन्होंने AIR में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया. उसके बाद फिर HMV में शायद उनकी पहली रिकॉर्डिंग 17 साल की उम्र में हुई. Yes. और सबसे बड़ी बात जब मैं सोचती हूँ तो जिसे कहते हैं ना, आनंदित भी हो जाती हूँ और दूसरी बात अचंभित भी हो जाती हूँ कि तपन कुमार के रूप में उन्होंने बंगाली फिल्मों में इतने गाने गाए कि सभी लोग ये सोचते थे कि वो शायद बंगाली ही हैं और लखनऊ से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है. हाउ डिड दैट हैपन? और उसके बाद फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आकर, मुंबई आकर, फिर तलत महमूद के नाम से एक पूरी तरह से करियर की शुरुआत करना, जैसे आपने कहा कि इसके लिए जिगर चाहिए. बिल्कुल, मतलब इसके लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, एडवेंचरस स्पिरिट चाहिए एंड बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फोकस. देश की जो हमारी कहानी है, पूरा द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड द इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड द एस्टैब्लिशिंग अ न्यू नेशन,
उनकी ज़िंदगी ऐसे टाइमलाइन पे बैठी हुई है दैट इट मूव्स अलोंग द क्रिएशन ऑफ द कंट्री एंड द सक्सेस एंड एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू कंट्री, यू नो। घर में कुछ स्कर्मिशेस थे, वालिद साहब ने कुछ बातें मानी, उनको गायकी सिखाई, मास्टर जी घर पे बुलाया, उनको म्यूज़िक एजुकेशन कंप्लीट किया क्योंकि उन्होंने बोला मैं और कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो उनके मंजूर महमूद साहब मेरे जो परनाना थे उनका ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे ख़ानदान में सब पढ़ाई करते हैं, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। कि चलो ठीक है, मैं अपना बैचलर्स म्यूज़िक में ही करता हूँ। तो उन्हीं के घर के पास लखनऊ में भाटखंडे विश्वविद्यालय, म्यूज़िक विश्वविद्यालय, वहाँ से उन्होंने बैचलर्स किया। तो उस हद तक काफ़ी सपोर्ट था कि फाइनेंशियली एजुकेशन में सपोर्ट करें, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम इससे कमा नहीं सकते, कमर्शियल फ़ीस अपनी तुम नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे ख़ानदान में बहुत इनकरेजमेंट था, हमारे मुशायरे की बैठक होती थी हमारे घर में, गज़लों की बैठक होती थी, तो हम लोग आर्टिस्ट को, सिंगर्स को एज पेट्रन्स इनकरेज करते थे। उनकी फूफो, उनकी बुआ का भी बड़ा हाथ था इसमें। जी, महलिका बेगम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनकी जो फूफी थी महलिका बेगम, उनका ये बड़ा हाथ था कि वो अपने भाई को, तलत महमूद के फादर को मनाती रहीं कि बच्चे को सपोर्ट करो, कर लो सपोर्ट बच्चे को, खास बच्चे इसमें टैलेंट है। तो वो उनका बहुत एक अहम हिस्सा था। बट कमर्शियल फीस कमाने से वालिद साहब बहुत नाराज़ थे। तो जैसे आपने कहा, छुप छुप के पहले शुरुआत की। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ शुरू हुआ था उस टाइम, लेट 1930s में। उस वक्त उनकी उम्र कुछ 16-17 साल की थी। तो जाके उन्होंने टेस्ट किया कि उनकी आवाज़ माइक में कैसे साउंड करेगी, म्यूज़िशियन तबला हारमोनियम के साथ बैठेगी कैसे, इन सिंक तालमेल कैसे होगा, वो प्रैक्टिस हुआ। तो उनकी रिकॉर्डिंग्स AIR में शुरू हो गई और शुरू से ही वो हमेशा सक्सेसफुल और मशहूर हो गए। तो वो छुप नहीं पाया। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा दौर भी आया जब वो खुद जब सुनते थे उनके गाने AIR पे बजते हुए तो बड़ा गर्व भी महसूस करते थे, सड़क पे रोक के बोलते थे मेरा बच्चा है मेरा बेटा गा रहा है। 1944 में उन्होंने अपनी पहली HMV की रिकॉर्डिंग की थी, तस्वीर जो गज़ल है। और तस्वीर से तो क्या रिश्ता रहा है उनका कि तस्वीर और तकदीर उनकी आपस में जुड़ी ही रही हमेशा। बिल्कुल। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे। तो ये इतनी ब्लॉकबस्टर हुई कलकत्ता जब HMV की रिकॉर्डिंग हुई कि हमारा जो उस 1944 का जो यार्डस्टिक था कि एक हिट गाना या एक हिट गज़ल क्या होता है, 30,000 कॉपी बिक जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तस्वीर की 1 लाख कॉपीज़ बिकी और बिल्कुल जैसे ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। और क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आज़ादी से पहले कलकत्ता में हुआ करता था पूरा। तो वहाँ पे पंकज मलिक साहब ने उनसे बोला कि भाई आपकी गज़लें तो चल पड़ी हैं और मगर आप कलकत्ता में रह रहे हैं तो अब आप बंगाली भी गाइए। तो उनका ये कैसे होगा, मेरी परवरिश, मेरी ज़िंदगी की तैयारी, गज़लें, शेर और शायरी, उर्दू लिटरेचर, पूरी तैयारी मेरी उर्दू में रही है उस वक्त। तो 20 साल के नौजवान ने एक शुरू के नए सिरे से एक नई भाषा सीखी, बंगाली। फिर बंगाली में वो इतने हिट हो गए कि पंकज मलिक ने बोला जब भी तुम बंगाली गाओ तुम तपन कुमार के नाम गाओ। रूपे रोई प्रदीप जेले की होबे तुम्हार, काछे केउ ना एले बार। पर बंगाल ने बहुत कुछ दिया, उनकी जो जीवन का प्रेम था वो भी बंगाल ने ही उन्हें दिया, कलकत्ता ने उन्हें दिया, जिसके लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई की, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा। लेकिन फिर फाइनली जिसे उन्होंने चाहा, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी जीवन साथी के रूप में उन्हें अपना ही लिया। जी बिल्कुल। हमारी नानी, बम्बई नानी, वो बंगाल की थी। और वो भी एक आर्टिस्ट थी, उन्हीं के जैसे उनके जो प्रोडक्शन हाउस, जो बहुत बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस उन दोनों का होता था, न्यू थिएटर्स, जिसमें KL साइगल साहब, कन्नन देवी जी, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट उससे जुड़े हुए थे, उस पर काम करते थे। तो हमारी नानी भी एक छोटी उम्र में आर्टिस्ट थी, बट मुलाकात बाद में फिर न्यू थिएटर्स में हुई, फिर उन्होंने अपने ही मनपसंद शादी की। तो उनकी जीवन की सबसे बड़ी चीज़ें, मतलब फर्स्ट फेम, उनका
पहली शोहरत कलकत्ता में, हाँ। और उनकी लाइफ पार्टनर कलकत्ता माई में। नानी कलकत्ता में। अच्छा, जब छोटे थे या कभी उनसे इस तरह से बातचीत की, अरे कैसा रहा आपका जो वो रोमांस वाला दौर था, वो कैसा था? कभी पूछा उनसे? क्या कोई जवाब दिया या बस यूं ही टाल दिया? वो दोनों हमेशा, आई मीन इट्स अमेजिंग, वो दे वर सो क्यूट, वो हमेशा शर्माते रहते थे। मतलब वो हंसना शुरू कर देते, दे वुड जैसे नर्वस गिगल्स, दैट इज इट। बाकी चीज़ें तो मुझे अपनी उनकी जो बहन थी मेरी नानी, उनसे पता चला, लैला किदवाई से, और मेरी मम्मी से बाकी चीज़ें, और कुछ दूसरे फिल्म मैगजीन से रिसर्च करके वगैरह। तो इस किताब में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सारे धागों को जोड़ती हैं, बिल्कुल, और जो बहुत नई बात से लिखी है आपने किताब। Thank you, क्योंकि thank you. कहीं पर भी हम इंटरेस्ट नहीं लूज करते इसको। वाओ, थैंक यू Such सो a मच। beautifully written book. वो मैंने इस तरीके से लिखी है, जो आपकी और हमारी जो टेलीविज़न ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, उस स्टाइल में लिखी है। जहाँ उनकी ये मखमली आवाज लोगों के दिलों में जगह बना रही थी, वहीं उनका जो चार्म था, स्क्रीन उससे भी नहीं बच पाया। Yes. माला सिन्हा जी के भी फेवरेट एक्टर्स में से रहे हैं, Yes, है ना? जी बिल्कुल। तो वो कैसा दौर था जब आपने किताब के लिए रिसर्च किया? तो ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको खुद, जब आप रिसर्च कर रही थी, तो आपको लगा कि ये भी होता है, जैसे रेवलेशंस होते हैं ना कई बार? जी बिल्कुल। उनका एक्टिंग में बड़ी ही उल्टी कहानी है, बिकॉज जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है, तो उनकी किसी की भी पहली ख्वाहिश होती है कि हम कैमरा के सामने आए, हम हीरो बन के आए फिल्मों के, और अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तब हम कुछ और दूसरे आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, सेट में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के काम करें, बिहाइंड द सीन्स चले जाएं, मगर पहली कोशिश हमेशा एक्टिंग की होती है कि हीरो बन के आए। अब बम्बई नाना की ऐसी अजीब सी कहानी है जो मैं अभी तक उसको डिसाइफर करने की कोशिश करती हूँ। ही हैड नो एम्बिशन ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट इट जस्ट हैपेंड नहीं। उनको बाकायदा हाथ घसीट के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला कि देखो, हमने नोटिस किया है, इस बात पे गौर किया है कि जब फिल्म प्रीमियर होते हैं, एक्टर्स रेड कार्पेट चलते हैं, हीरोज़ सिंगर्स चल के आते हैं थिएटर की तरफ, उस वक्त फिल्म प्रीमियर सिनेमा हॉल्स में होते थे। मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी हीरो से ज़्यादा फीमेल फ़ैन फॉलोइंग और औरतों की चीखें तलत के लिए होती हैं, और इतने तुम हैंडसम नौजवान हो और अजीब आदमी हो तुम, कि इतनी तुम्हारी डिमांड है और तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो उनकी जो हिंदी फिल्म्स में पहली फिल्म एज हीरो थी, उसका नाम था दिले नादान, और उसके लिए बड़ी धूमधाम की तैयारी की। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाले कि कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो उसमें श्यामा थी उनकी पहली एक्ट्रेस, वो पीस कंवल के साथ, उन दिनों में पीस कंवल हुआ करती थी, और पहली फिल्म तो इतनी अच्छी नहीं चली, मगर उनकी शक्ल और कैमरा प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो गया। लेटर जब उनकी 12-13 फिल्में हो चुकी थी, उनकी एक फिल्म थी सोने की चिड़िया, नूतन जी के साथ, बहुत मेरी स्पेशल है, फेवरेट, जिसमें एक इतना खूबसूरत गाना है, आप ज़रूर चलाइए। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। बट वो इतने डेडिकेटेड सिंगर थे, 13-14 फिल्मों के बाद उन्होंने खुद ही रोक दिया, बोला कि बस मैं गायक ही हूँ, मैं उसी पे फोकस वो होता है, आपकी एक कॉलिंग होती है, आपको पता है कि मैं यही हूँ। अच्छा, मैं ना कुछ फोटोग्राफ्स हम लेकर आए हैं, जरूर, और आपको वो फोटोग्राफ्स देखनी होंगी, और आप हमें जरा बताइएगा कि फोटो कहाँ खींची गई, क्या उसके पीछे की कहानी है। 1957 में, और आप देखिए तलत नाना साइड में है, बीच में हमारे आर्मी चीफ जनरल थिमैया जी, और उनके साइड में मेजर जनरल हबीबुल्ला, जो हमारे फर्स्ट कमांडेंट थे, जिन्होंने पंडित नेहरू जी के साथ एनडीए सेटअप किया
खड़कवासला में एनडीए से पहला गाना भी गाया था उन्होंने एनडीए। यस तो ये जो आप नीचे बच्चे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, ये इनकी पासिंग आउट सेरेमनी है। तो 1957 में उनके जो फर्स्ट कज़न थे, उनके भाई मेजर जनरल हबीबुल्लाह, उन्होंने तलत नाना को इनवाइट किया कि आप एक कॉन्सर्ट करिए हमारे पासिंग आउट कैडेट्स के लिए। तो वो पहले गायक थे फिल्म से जिन्होंने जाके एनडीए में भी परफॉर्म किया। या चलिए एक और खूबसूरत सी फोटोग्राफ हम लेकर आए हैं, चलिए उसकी कहानी भी जानते हैं। ये तो अफ्रीकन ट्राइब्स मसाई मारा के साथ है। और ये 1956 की बात है जब मैंने बोला दैट ही डिड हिज फर्स्ट ग्लोबल कॉन्सर्ट। तो वो ईस्ट अफ्रीका गए थे। अच्छा। उस वक्त ईस्ट अफ्रीका वाज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज अंडर ब्रिटिश विच वाज कीनिया, टेंजानिया एंड नाइजीरिया। तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इंडियन फैंस के लिए परफॉर्म किया था। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द टूर, यू नो, इट वाज पार्ट ऑफ द टूरिज्म प्रमोशन एज वेल, कि वो जंगल सफारी एंड देन मीटिंग द ट्राइब्स। बहुत ही मज़ेदार बिहाइंड द सीन्स, जैसे अगर मैं एक किस्सा सुनाऊँ उसका। तो जैसे वो अपनी ट्रेन लेके, और ये पहली बार ये किस्सा पब्लिक डोमेन में आया मेरे किताब के थ्रू। वो ट्रेन ले रहे थे दार इस्लाम, तंजानिया के कैपिटल दार इस्लाम में उनका कॉन्सर्ट था। तो बीच रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन में रुकी, एक छोटे से शहर में, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, किताब में लिखा है। फिर उसको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जैसे रेल रोको हो गया था वहाँ पे। तो सब घबरा गया कि क्या हो गया है। और सडनली तलत नाना के कैबिन के अंदर लोग अंदर जमा हो गए। हम बहुत नाराज़ हैं आपसे। बोले क्या गुस्ताखी हो गई बताइए। नहीं, हमने आपका आइटिनरी पढ़ी है, आप सब जगह जाके रुक के कॉन्सर्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा। तो आप अभी उतरिए और आज शाम को करिए। तो उनका मैं कैसे भाई, मुझे दार इस्लाम पहुँचना है। इट्स लाइक आप ट्रेन से उतरिए, हम अपनी लग्जरी कार्स आपके लिए भेज देंगे पहुँचने के लिए, मगर अभी तो आपको उतर के कॉन्सर्ट करना ही होगा। उनका एक छोटा सा सिनेमा हॉल था, दे वर नॉट इवन कॉन्सर्ट रेडी। तो वहाँ सब म्यूजिक सिस्टम, माइक सिस्टम सब बैठाया गया। लोग अपने घरों से कुर्सियाँ लेके आए कि कहीं कुर्सियाँ कम ना पड़ जाएं, और फिर उनको बोला कि अब आप परफॉर्म करिए। तो इस तरीके के बहुत किस्से हैं। ऐसी भीड़ जमा हो गई कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो घोड़ों पे पुलिस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए कि क्राउड को साफ, क्योंकि आर्टिस्ट खुद ही बैक स्टेज पहुँच नहीं पा रहा है। कई ऐसे किस्से इन्होंने बताए, जैसे न्यूयॉर्क में कैसे परफॉर्म किया, यूके में रॉयल एल्बर्ट हॉल में कैसे क्या परफॉर्मेंसेस थी, उसके बहुत सारे डिटेल्स किताब में। तो एक और हमारे पास फोटोग्राफ है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कौन है, ये नन्ही सी बच्ची बीच में, तो खूबसूरत सी बीच में? तो आप पहचान गई, बम्बई नाना, तलत नाना, और नीचे बच्ची मैं हूँ। ये 1992 की बात होगी। तो मैं 11-12 साल की। साथ में मेरी मम्मी है और मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई समर। और ये इसलिए इतनी ख़ास मेमोरी है कि जिस दिन उनको पद्म भूषण दिया गया भारत सरकार की तरफ से, ये दिल्ली में ही खींची थी उनके होटल में। तो उसके अगले दिन हम उनसे मिलने गए थे। इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन पद्म भूषण मिलना। और उस वक्त 1992 की बात करें, हाँ, गायकों में से सिर्फ लता मंगेशकर जी को पद्मा दिया गया था, और ये दूसरे गायक थे, मतलब फर्स्ट मेल सिंगर कहा जाए, जिनको पद्म भूषण दिया गया। दूरदर्शन उनका पद्म भूषण सेलिब्रेट करने के लिए सोने की चिड़िया दिखा रहा था टीवी पे। अरे वाह। तो हमने उनके साथ बैठ के सोने की चिड़िया, बताइए, सोने की चिड़िया एक फिल्म है जो 1950s में बनी, और 1992 में हम उनके साथ बैठ के सोने की चिड़िया देख रहे थे। और वो सब बिहाइंड द सीन्स मेमोरीज की बात कर रहे थे कि नूतन जी के साथ कैसे शूट हुआ। किस्सा उन्होंने बताया कि मुझे डांस नहीं करना आता था, तो नूतन जी हंसने लगी, तो बोला अरे तलत तुम बस मेरा हाथ पकड़ो और हम कर लेंगे डांस, तुम मत घबराओ। और फिर उनका बलराज साहनी साहब के साथ जब उन्होंने, ही सॉ हिम इन एक्शन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड हाउ ही वाज एक्टिंग, एंड ही सेड इट वाज सच अ लेसन, इट वाज सच अ मास्टर क्लास टू वॉच हिम, यू नो। Yes, this is that Silver Jubilee hit. आप एक्टिंग की बात कर रही थी, तो ये फिल्म पोस्टर्स की फोटोग्राफ्स हैं सुरैया जी के साथ। फिल्म का नाम वारिस है, जिसमें वो बहुत मज़ेदार ट्रेन वाला गाना है, राही मत वाले। उन दिनों में ट्रेन रिदम बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। सो दिस वाज हिज सिल्वर जुबली हिट। इतने सक्सेसफुल हो चुके थे वो एज एन एक्टर। तो ये उसके पोस्टर्स हैं जी। अरे वाह।
ये उनके बहुत ही अजीज़ दोस्त मुकेश जी के साथ, दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बम्बई नाना को बहुत ज़्यादा पसंद थे मुकेश जी। इनफैक्ट एक किस्सा किताब में भी लिखा है कि एक फिल्म आई थी मधुमती, बिमल रॉय और दिलीप कुमार जी की, विथ विजयंती माला जी, बहुत ही लैंडमार्क हिट थी। इट वाज द फर्स्ट फिल्म टू विन 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो उन दिनों में दिलीप तलत की जोड़ी थी, जो भी फिल्म दिलीप साहब की होती थी वो उसके गाने तलत नाना गाते थे। तो उस वक्त मुकेश जी के जीवन में ऐसा एक लो फेस चल रहा था जिसमें उनको ज़रूरत थी प्रोजेक्ट्स की और असाइनमेंट्स की। तो बम्बई नाना, तलत नाना ने बोला कि ये फिल्म तुम मुकेश को दे दो, उनको अभी ज़रूरत है इसकी। तो इसलिए आप सुनते हैं कि सारे गाने इसमें मुकेश जी के हैं। एक और ख़ास फोटोग्राफ, सब लेजेंड्स इन वन फ्रेम, दिलीप साहब, तलत साहब जो उनकी आवाज़ थे, साथ में सायरा बानो जी। तो ये 1980 की तस्वीर है, 1980s में, जब उन्होंने गज़ल के साज उठाओ एक एल्बम रिलीज़ किया। इट वाज नोन एज द कमबैक ऑफ द किंग, तलत महमूद का कमबैक गज़ल एल्बम। और वो लॉन्च करने उनके अजीज़ दोस्त दिलीप कुमार साहब आए और उनकी बीवी सायरा बानो जी, सायरा बेगम जी जो मैं उनको बुलाती हूँ, मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी। और वो हमें तो पता ही था ख़ानदान में कि दोनों कितने ख़ास दोस्त थे, दिलीप कुमार साहब और तलत नाना। बट द वैल्यू ऑफ द फ्रेंडशिप मुझे और समझ में आई जब मैं सायरा बानो जी से बात करती थी। ये सक्सेस ऑफ द कमबैक एल्बम, 1980s का जो एल्बम था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो टॉप ऑफ द चार्ट्स चला गया। बिल्कुल। और उनके साथ आप देखिए सब हमारे अगले जनरेशन के स्टार्स हैं, बट ये सब यंगस्टर्स हैं। आलिशा चिनॉय दिख रही हैं और साथ में भूपेन जी दिख रहे हैं। Yes. जितने साल बहुत से सभी के सभी, तलत अजीज साहब भी हैं जी, और जगजीत सिंह जी, चित्रा जी, आलिशा चिनॉय, ईला अरुण, ये सब नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स थे। और ये सब आए एक साथ सेलिब्रेट करने द सक्सेस ऑफ हिज कमबैक एल्बम। तो इस तस्वीर को देख के ऐसा लगता है कि एक जो मास्टर हैं या मेंटोर रहे हैं, he is handing over the baton to the next generation। कितनी खूबसूरत बात है ये कि केवल सिर्फ आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, you're also working and inspiring, you know, the generations, the next generation, and working towards establishing that genre of ghazals जो उनके दिल के इतने करीब था कि हमारा जो नया देश बना था, इंडिपेंडेंट इंडिया, गज़ल इंडस्ट्री को एक मार्केट और एक कमर्शियल वैल्यू देने का सबसे बड़ा हिस्सा इन तलत नाना का रहा है। उनके पूरे जीवन का एक और एस्पेक्ट जो मुझे बहुत भाता है वो ये है कि थे वो लखनऊ से, उन्होंने तपन कुमार के रूप में शुरुआत की बंगाल में, फिर वापस आए तलत महमूद के रूप में शुरुआत की मुंबई में, लेकिन उसके बाद फिर दक्षिण भारत का भी रुख किया और तेलुगु सिनेमा में उन्होंने कितने खूबसूरत गीत गाए हैं। पी सुशीला जी जो लेजेंडरी सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा और उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि उनके साथ काम करना वाज अ ट्रीट। और पीबी श्रीनिवास जी, वो भी मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे उनके जीवन में जी। बिल्कुल। सो ही वाज अ पर्सनालिटी who was open to ideas, open to experiments and made friends everywhere। आप गाना सुनने टाइम आप नहीं कह सकते कि ये नॉन तेलुगु पर्सन है। वही बात असमीज में है, भूपेन हजारिका जी के साथ जो डुएट गाया, वही बात मलयालम में है। 1970s में भारत श्रेष्ठ भारत की सही मिसाल है तलत साहब। तकरीबन 16 भाषा में उन्होंने गाने गाए और बहुत हिट किए। मराठी में जब उन्होंने गाना गाया, हमारे रमेश देव जी के लिए भी गाना गाया, और उस साल उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठी सिंगर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। So I think he was just really bindas and cool about doing new things and then doing them well। बिल्कुल। You know? ये जो बातचीत है, मुझे लगता है इसका सिलसिला मतलब बहुत 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 समय तक जारी रह सकता है, लेकिन चलते चलते अगर कोई एक गीत हो जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, जो आप डेडिकेट करना चाहती हैं तलत साहब को आज फिल्मी कीड़ा पर। शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ब्यूटीफुल सच में। और एक गाना जो मेरे बहुत करीब था वो मेरे और करीब हो गया किताब लिखते वक्त, क्योंकि उसका जो अंतरा है उस गज़ल का। फिर वही शाम आपने सुना है?
फिर वही शाम, तो उसमें एक स्टैंज़ा है जो इस तरीके से है जो मुझे पर्सनली बहुत हॉन्ट करता था। अब आप वो स्टैंज़ा सुनेंगी तो आप समझेंगी कि मुझे हॉन्ट क्यों करता था। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। अगली लाइन है मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं उनसे बात करूं और उनसे कई ऐसे सवाल पूछूं, किस्सों के बारे में बात करूं किताब लिखते वक्त। तो ये गज़ल आती रहती थी कि हमारी मंजिलें बिछड़ गई और मुलाकात नहीं हो पा रही। उनका एक गीत है लता जी के साथ, मुझे लगता है ये इसको समराइज कर सकते हैं। हाँ हाँ झुनझुन के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, सच में इतने प्यारे गीत उन्होंने हमें दिए हैं। अमर हैं तलत साहब, अमर हैं उनके गीत। और एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ आज फिल्मी कीड़ा में आई और इतनी सारी खूबसूरत बातें उनके जीवन की हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू वेरी मच सहर जी। थैंक यू सत्या जी, बहुत ही खूबसूरत हमारी गुफ्तगू, आपने फिर से यादें ताज़ा कर ली। और मेरी यही गुजारिश है कि और लोग किताब पढ़ें और किताब सुनते सुनते उनके गाने सुने, किताब पढ़ते पढ़ते उनके गाने सुने, तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में आप चले जाएंगे। थैंक यू। तेरी यार तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांद। जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना मुझे भूल जाना। हमको न कोई बुलाए न कोई पलकें बिछाए, ऐ गम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहां। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।